हाय हेलो एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है थोड़ा सा वो देखा था। उसके बाद हमने क्लास और ऑब्जेक्ट्स देखा था, ब्लूप्रिंट क्या होता है वो देखा था, ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट करते हैं। क्रिएट करते टाइम हमारे पास एक इनएक्सेसिबल का एरर आया था, जिसके बाद हमने एक्सेस मॉडिफायर्स पे थोड़ा देखा था, पब्लिक प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। ठीक है, एक्सेस मॉडिफायर्स के बाद हमने ऑब्जेक्ट्स को स्टैटिकली क्रिएट किया, हमने ऑब्जेक्ट्स को डायनेमिकली क्रिएट किया। और डायनेमिक जब हम क्रिएट कर लेते हैं तो हम उस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करते कैसे करते हैं, हमने ये भी देखा। इस वीडियो में हम प्राइवेट एक्सेस अपने प्रॉपर्टीज़ को प्राइवेट करके फिर उसको एक्सेस करने के बारे में देखेंगे, जिसके लिए हम एक गेटर्स और सेटर्स यूज़ करने होंगे। ठीक है, उसके बाद हम कंस्ट्रक्टर देखेंगे और डिस्ट्रक्टर्स देखेंगे। ठीक है, ओके। तो क्लास हमारा वही है, स्टूडेंट क्लास, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में क्रिएट किया था। इसकी दो प्रॉपर्टीज़ है, नेम एंड एज, और दो मेथड्स है जिसको फंक्शंस भी बोलते हैं। जनरली ओप्स के लैंग्वेज में जब हम क्लास डिफाइन करते हैं तो उसको मेथड्स बोलते हैं। ठीक है, तो दो मेथड्स हैं, से नेम और प्रिंट स्टूडेंट, और दो इसके प्रॉपर्टी हैं। ठीक है, तो लेट्स सपोज कि मैं क्या कहते हैं, बेटर वे होता है जब भी हम क्लास डिफाइन करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम जो हमारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं ना, हम उनको प्राइवेट रखते हैं। ठीक है, प्राइवेट क्यों रखते हैं? क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा जो भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करे, ठीक है, मतलब इस स्टूडेंट क्लास को यूज़ करके जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो हम नहीं चाहते कि वो डायरेक्टली इन प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर दे। ठीक है, अभी तो चलो, अभी क्या है कि ये सिर्फ स्टूडेंट क्लास है, लाइक छोटा सा है। लाइक कल को जब एटीएम डिज़ाइन करेंगे, ठीक है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम डिज़ाइन होगा, या फिर चेस डिज़ाइन हो, मतलब ऐसी जब चीज़ें डिज़ाइन होती हैं तो उसमें क्या होता है कि हम प्रॉपर्टीज़ को प्राइवेट ही रखते हैं, ताकि कोई भी ऑब्जेक्ट को जब एक्सेस करे तो उन प्रॉपर्टीज़ को डायरेक्टली एक्सेस ना कर पाए, डायरेक्टली उनकी वैल्यूज़ को चेंज ना कर पाए। ठीक है, तो इसलिए इनको हम डायरेक्टली इनएक्सेसिबल बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अभी जैसे हमने इसको प्राइवेट किया तो हम क्या करेंगे कि हम नेम और एज को एक्सेस नहीं कर सकते। हमने मेथड्स को पब्लिक क्यों किया? क्योंकि मेथड्स में हम इसमें लाइक मेथड्स में हम चाहते हैं कि यूज़र जो है उन मेथड्स को कॉल करे ना, तभी हम मेथड्स बनाते हैं, ताकि कोई भी जो ऑब्जेक्ट बनेगा उस क्लास को यूज़ करके उसमें वो मेथड्स कॉल हो। ठीक है, ओके, तो ये हो गया आपका प्राइवेट वाला। ठीक है, अब अब मान लेते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक स्टूडेंट बनाया। ठीक है, स्टूडेंट स्टार S1 न्यू स्टूडेंट। ठीक है, अब ये मैंने स्टूडेंट बना लिया। ठीक है, अब यहाँ पे सॉरी अब यहाँ पे मैंने स्टूडेंट तो बना लिया है ना। अब स्टूडेंट के नेम और एज मैंने क्या कर दिया, मैंने प्राइवेट कर दिया। ठीक है, बट जब भी मैं स्टूडेंट बनाऊंगा तो मैं उसको सेट तो करूंगा, है ना, वरना मतलब फ़ायदा क्या होगा अगर मैं उसकी प्रॉपर्टीज़ ही चेंज नहीं कर पा रहा, या प्रॉपर्टीज़ ही कुछ अगर मुझे कुछ डालना हो, है ना, यहाँ पे अगर मुझे उसका फॉर एग्जांपल एक और प्रॉपर्टी ले लेते हैं, सपोज एंड मार्क्स। ठीक है, तो मार्क्स ले लेते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं कि मुझे उसके नेम, जब भी मैं स्टूडेंट डिफाइन करूँगा तो मुझे उसका नेम और एज जो है वो तो डिफाइन करना ही पड़ेगा, है ना। तो बट अगर यहाँ से मैं S1 और नेम करता हूँ, है ना, इज इक्वल्स टू, तो ये वही जो जो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि इनएक्सेसिबल का एरर दे देगा, है ना। क्यों देगा? क्योंकि हमने इसको प्राइवेट बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम बेसिकली गेटर्स और सेटर्स बनाते हैं। ठीक है, गेटर्स और सेटर्स क्या होता है, जो कि नाम कर रहा है कि गेटर्स मतलब कि कोई भी प्रॉपर्टी को अगर हमें गेट करना है तो उसके लिए हम गेटर का एक फंक्शन बना देंगे। किसी प्रॉपर्टी को अगर सेट करना है तो उसके लिए सेटर का एक फंक्शन बना देंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं नेम की बात करूँ तो नेम का अगर मैं जब गेटर बनाऊंगा तो मैं क्या बोलूँगा कि इंट नेम, सॉरी गेट गेट नेम। ठीक है, ये क्या कर देगा, ये नेम रिटर्न कर देगा। ठीक है, और सॉरी ये स्ट्रिंग टाइप का है। ठीक है, और सेम इसको मुझे सेट करना हो तो मैं क्या करूँगा, void set name
मैं बोलूँगा नेम इज इक्वल्स टू आदर्श, सॉरी मैं क्या करूँगा इसमें एक ले लूँगा फॉर एग्जांपल एन, ठीक है, मैं बोलूँगा नेम इज इक्वल्स टू एन, ठीक है। ठीक है, तो अब मुझे अगर S1 का नेम सेट करना हो तो मैं क्या करूँगा, S1 हाइफन सेट नेम, ठीक है, और यहाँ पे मैं नेम डाल दूँगा, क्या नेम डाल दूँगा, मैं सपोज आदर्श डाल दूँ, ठीक है। अब अगर मैं S1 हाइफन क्या था ये वाला फंक्शन हमारा, प्रिंट स्टूडेंट, प्रिंट स्टूडेंट करता हूँ, तो हमारे पास नेम आता है आदर्श, और एज में अभी हमने कुछ नहीं डाला, तो ये गार्बेज उसका बाई लाइक बाई चांस ये जीरो सेट है, ठीक है, ऐसा। तो ये होते हैं आपके गेटर्स और सेटर्स, ठीक है, कि मतलब जब भी हम कोई प्रॉपर्टी को प्राइवेट बनाते हैं, और प्राइवेट को बनाते हैं ताकि हम नहीं चाहते कि उसको कोई डायरेक्टली एक्सेस कर पाए, ठीक है, तो उनको चेंज करने के लिए, उनको गेट करने के लिए हम गेटर्स और सेटर्स बनाते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि अब जैसे एक डाउट आ रहा होगा कि जब हमने नेम बनाया, ठीक है, नेम को हमने प्राइवेट कर दिया, अब उस नेम को मैं डायरेक्टली एक्सेस भी कर पा रहा हूँ, डायरेक्टली सेट भी कर पा रहा हूँ, तो ज़रूरत क्या पड़ी इसको प्राइवेट बनाने की, मतलब इससे इससे सही तो ये होता है कि हम इसको डायरेक्ट पब्लिक ही बना लेते हैं ना, हमें दो फंक्शन नहीं लिखने पड़ते। बट ये ज़रूरी तब आता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा है मार्क्स, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मार्क्स को कोई भी स्टूडेंट जो है वो डायरेक्टली चेंज ना कर पाए, ठीक है। तो अगर मैं जब इसका सेटर बनाऊंगा तो यहाँ पे मैं रूल्स अपने ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सेट मार्क्स है ना, और यहाँ पे मैं लिखूंगा इंट एम, तो यहाँ पे मैं रूल्स डाल सकता हूँ, ठीक है, रूल्स या फिर एक्सेस रूल कोई भी, ठीक है, कि मतलब कौन इस मार्क को चेंज कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक एक सिंपल सा एक रूल डाल दो, तो कि इफ m इज ग्रेटर देन 0, m इज ग्रेटर देन 50, तो मार्क्स इज इक्वल्स टू m, एल्स मार्क्स इज इक्वल्स टू m इंटू 0.95, ठीक है, 0.90 कर देते, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा एक रूल डाल दिया, ठीक है। तो लाइक सेटर्स और गेटर बनाने का क्या यही तरीका होता है ना, मतलब यही इसका वो तो सेटर्स और गेटर्स बनाने का यही फ़ायदा होता है कि आप जब भी उस सेटर बनाते हो तो आप उसमें अपने अकॉर्डिंग रूल्स डाल सकते हो, ठीक है। तो क्या होगा कि इस मार्क्स को कोई भी डायरेक्टली चेंज नहीं कर पाएगा, ठीक है। आपके सेट ऑफ रूल्स के जो भी आपने रूल्स डालोगे उसके थ्रू ही वो मार्क्स चेंज होगा, ठीक है। यहाँ पे आप एक्सेस का रूल डाल सकते हो कि कौन इसको चेंज कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, ठीक है। ऐसे ऐसी चीज़ें, और ये बस एग्जाम्पल है ना, इसको और कॉम्प्लेक्स बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ठीक है, तो ये हो गए आपके गेटर्स और सेटर्स। तो हम प्राइवेट क्यों बनाते हैं हमने ये देख लिया। प्राइवेट जब बनाएंगे तो उनको गेट और सेट करने के लिए हम बेसिकली, आप इसका नाम जो है वो कुछ भी दे सकते हो, ठीक है, बट एक जो स्टैंडर्ड है वो लाइक गेटर्स एंड सेटर्स ही इसको बोलते हैं, जो स्टैंडर्ड वे है इसका, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ को प्राइवेट बनाना इज़ वेरी कॉमन, ठीक है। प्राइवेसी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस होती है, इसीलिए इसको गेट और सेट करने के लिए गेटर्स और सेटर्स नाम देते हैं, ठीक है। ये स्टैंडर्ड है, आप आपका मन चाहे तो आप लाइक इसको कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद ठीक है, हमने गेटर्स एंड सेटर्स देख लिया। अब ठीक है, अब एक एग्जांपल देखते हैं, जब हमने कोई वेरिएबल जो हम डिफाइन करते हैं, तो फॉर एग्जांपल इंट स्टार ए इज इक्वल्स टू न्यू इंट, यहाँ पे हम 8 देते हैं, ठीक है। जो हम 8 देते हैं और यहाँ पे अगर मैं ए को एक्सेस करूँगा तो ये क्या करता है, ठीक है, ये यहाँ पे 8 प्रिंट कर देगा, ठीक है। यहाँ पे हमने हमने ये नहीं लिखा कि स्टार ए इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। यहाँ पे हमने इंट जब लिखा न्यू इंट है ना, तो उसके अंदर एक राउंड ब्रैकेट करके हमने 8 दे दिया, ठीक है। तो ये कैसे हो रहा है, क्या हम अपने ऑब्जेक्ट के साथ भी ऐसा कुछ कर सकते हैं? तो हाँ, हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कंस्ट्रक्टर्स का, ठीक है।
तो कंस्ट्रक्टर्स बेसिकली होते क्या है, कंस्ट्रक्टर्स आपके नॉर्मल फंक्शंस, एक फंक्शन होता है कंस्ट्रक्टर, ठीक है। कंस्ट्रक्टर जो होता है एक फंक्शन होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको यहाँ पे ना मतलब जब भी हम क्लास डिफाइन करते हैं तो उसका एक कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली इसमें डिफाइन हो जाता है, ठीक है। वो यहाँ पे कुछ दिखता नहीं है लेकिन वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिफाइन हो जाता है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, मतलब कुछ इसके बारे में लाइक स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती है। वो ये होती है कि इसका जो नाम होता है, ठीक है, वो हमेशा नेम ऑफ द फंक्शन होता है, ठीक है। नाम हमेशा इसका यही होगा, ठीक है। इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, ठीक है। और जो एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर से मेरा मतलब ये है कि जो इनबिल्ट है, इनबिल्ट बोलूँगा मैं इसको, इनबिल्ट कंस्ट्रक्टर इज नो आर्ग्यूमेंट्स। इसमें कोई आर्ग्यूमेंट्स भी नहीं होते हैं इनबिल्ट कंस्ट्रक्टर में, ठीक है। ओके, तो ठीक है। और मैं ये बोल रहा हूँ कि इट विल कॉल, जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे ना, जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जैसे कि इस लाइन पे एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है। अगर मैं एक स्टैटिकली एक स्टूडेंट डिफाइन करूँ तो स्टूडेंट S2, ठीक है। इस लाइन पे एक ऑब्जेक्ट बन रहा है S2, इस लाइन पे एक ऑब्जेक्ट बन रहा है S1, इस वाली स्टेटमेंट से, ठीक है। तो जब भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट उसका जो इनबिल्ट कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हो जाएगा, ठीक है। एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, ठीक है जी। तो यहाँ भी ना कुछ कंस्ट्रक्टर ही काम कर रहा है। वो कह रहा है कि जब ये एक इंटीजर वेरिएबल डिफाइन हो रहा होगा डायनेमिकली, तो यहाँ पे बेसिकली अब हम देखते हैं ये कि ये जो 8 यहाँ पे पास हो रहा है वो कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं, हम कुछ ऐसा चाहते हैं कि एक मैं स्टूडेंट डिफाइन करूँ S3, ठीक है। और यहाँ पे मैं उसका सपोज नेम पास कर पाऊँ और यहाँ पे मैं उसका एज पास कर पाऊँ, ठीक है। तो हम कुछ ऐसा चाहते हैं कि जब भी हम एक ऑब्जेक्ट बनाए और हम ये पास करें, जैसे कि हमने इसमें किया था 8, तो वो S3 के ऑब्जेक्ट में ना वो ऑटोमेटिकली डिफाइन हो जाए, ठीक है। मैं ये नहीं करना चाहता कि S3 डॉट नेम इज इक्वल्स टू दिस एंड दिस, ओके, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे किया, हम सेम चाहते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, जब भी हम ये कंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है, जब भी ऑब्जेक्ट बनता है तो एक कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो हम क्या करेंगे, हम इस कंस्ट्रक्टर को रीडिफाइन करेंगे, ठीक है। मतलब एक अपना कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। तो अपना कंस्ट्रक्टर कैसे बनेगा, अगर मैं आपको दिखाऊं तो हाँ, कंस्ट्रक्टर क्या होगा, तो हमने इसकी जो प्रॉपर्टीज़ देखी वो हमने क्या देखी कि वो एक फंक्शन होता है, उसका जो नाम होता है वो नेम ऑफ द फंक्शन होता है, उसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, और वो इनबिल्ट अगर है तो मतलब उसमें आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते, ठीक है। बट हम आर्ग्यूमेंट्स देना चाहते हैं ना, इसलिए हम अपना बनाएंगे। पहले हम बिना आर्ग्यूमेंट वाला एक रीडिफाइन करके देख लेते हैं कि कॉल कब हो रहा है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा स्टूडेंट, और यहाँ मैं बोलूँगा कि कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, ठीक है। इसको एक बार मैं कर देता हूँ क्योंकि अभी हमने आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है, ठीक है। जब भी, तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एक अपना कंस्ट्रक्टर बना लिया है, ठीक है। इसका हमने नाम दे दिया, वो स्टूडेंट का नाम, कोई रिटर्न टाइप नहीं दिया, तो ये वही है, कंस्ट्रक्टर को मिमिक कर रहे हैं, ठीक है। जब भी हम अपना कंस्ट्रक्टर बना देते हैं तो इसका जो इनबिल्ट वाला कंस्ट्रक्टर होगा वो इनएक्सेसिबल हो जाता है, वो गायब हो जाता है, वो अब कॉल नहीं होगा। अब कौन सा कॉल होगा, जो हमने अपना वाला बनाया है सिर्फ वो कॉल होगा, ठीक है। तो अब मैं इसको एक बार रन करता हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ इस लाइन पे एक ऑब्जेक्ट बना होगा, इस लाइन पे एक ऑब्जेक्ट बना होगा, दो बने होंगे, है ना। और कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट हमने नहीं किया है, ठीक है। तो एक बार देखते हैं। तो कंस्ट्रक्टर कॉल, ठीक है, ये S1 के लिए हुआ है, ये कंस्ट्रक्टर कॉल ये सेकंड वाला जो है वो S2 के लिए हुआ है, ठीक है। एक बार मैं इन प्रिंट स्टेटमेंट्स को हटाता हूँ और यहाँ पे एक हैंडल दे देता हूँ, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल, ठीक है, ठीक है। तो
हाँ, हमने देख लिया कि कंस्ट्रक्टर कब कॉल हो रहा है, जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है उस टाइम पे। अच्छा, इसमें शायद ये भी डाउट हो सकता है कि क्रिएट टाइम पे हो रहा है या कहाँ हो रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक एक लॉग दे देता हूँ, कॉन्स्ट S1 क्रिएटेड, ठीक है। यहाँ पे मैं S1 क्रिएटेड देता हूँ और यहाँ पे मैं S1 क्रिएटिंग दे देता हूँ, ठीक है। सेम मैं S2 क्रिएटेड, ठीक है। अब एक बार इसको रन करते हैं, ठीक है। तो S1 क्रिएटिंग ये वाला लॉग हुआ। फिर कंस्ट्रक्टर कॉल किस लाइन पे हो, जिस लाइन पे ऑब्जेक्ट बन रहा है उस लाइन पे, ठीक है। फिर S1 क्रिएटेड, है ना, मतलब कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, ऑब्जेक्ट बन गया, अब S1 क्रिएटेड आया। फिर S2 क्रिएटिंग आया, ठीक है, इस लाइन पे। फिर ये ऑब्जेक्ट बन रहा है तो एक कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, इसका कंस्ट्रक्टर S2 का, ठीक है, और S2 क्रिएटेड, ठीक है। तो यहाँ से हमने देख लिया कि एट द टाइम ऑफ क्रिएशन जो है वो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं, हम क्या करेंगे, हम इस तरह का कुछ लाइन जो है वो एग्जीक्यूट करना चाहते हैं जिससे कि वो इनिशियलाइज भी हो जाए और वो गार्बेज से इनिशियलाइज ना हो, है ना। जब भी हम ये बनाते हैं तो क्या होता है कि गार्बेज से कोई वैल्यू से इनिशियलाइज हो जाता है ना। हम क्या चाहते हैं कि जिस तरह से ये इंट में हम कर पा रहे थे डायनेमिकली एलोकेट, इस वेरिएबल को डायनेमिकली एलोकेट जो कर पा रहे थे 8 से, है ना, उसी तरह हम चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट में मेरे ऐसा ही हो, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्टूडेंट स्ट्रिंग नेम स्ट्रिंग एन एंड इंट, ठीक है। और यहाँ पे मैं बोलूँगा, यहाँ पे बोलूँगा नेम इज इक्वल्स टू एन एंड एज इज इक्वल्स टू ए, ठीक है। अब हमने सेम नाम के दो फंक्शंस बना दिए, ठीक है। बट ये जो दो फंक्शंस हैं उनके जो इनपुट आर्ग्यूमेंट्स है वो अलग अलग है ना। तो आप कंस्ट्रक्टर्स जो है वो मल्टीपल बना सकते हो, ठीक है। बस उनमें डिस्टिंग्विश करने के लिए क्या होना चाहिए, उसमें डिस्टिंग्विश करने के लिए ये जो इनपुट आर्ग्यूमेंट्स हैं वो होने चाहिए, ठीक है। और एट द टाइम ऑफ क्रिएशन सिर्फ एक ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अगर मैंने दो बनाए हैं तो सिर्फ एक ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। और वो एलिजिबल भी होना चाहिए, मतलब कि, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे अब मैंने, अब जैसे ये देखो आप, यहाँ पे वो एरर जो है वो चला गया, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इसको एक्सेस करना चाहूँ, यहाँ पे मैं डायरेक्टली वो प्रिंट स्टेटमेंट कॉल कर देता हूँ, सी आउट डॉट प्रिंट स्टूडेंट, ठीक है। और फिर मैं अगर इसको रन करता हूँ तो इसमें अभी गार्बेज वैल्यू नहीं आएगी आपकी, ठीक है। नेम अमित और एज 28 जो कि जिससे हमने इसमें एक्सेस किया था, ठीक है। और इसके लिए कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये वाला, ये अगर मैं डाल दूँ तो सी आउट पैरम कंस्ट्रक्टर 2 कॉल्ड, ठीक है, कंस्ट्रक्टर 1 कॉल्ड, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, कंस्ट्रक्टर 2 कॉल्ड, और यहाँ पे इसका इसकी वैल्यू प्रिंट हो गई, ठीक है, ठीक है। अब लेकिन मैंने यहाँ पे क्या बोला कि आप मल्टीपल फंक्शंस बना, मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स बना सकते हो, और उसके जो इनपुट आर्ग्यूमेंट्स होंगे वो अलग अलग होंगे, ठीक है। तभी जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ऑब्जेक्ट को पता होगा कि कौन सा कंस्ट्रक्टर उसको कॉल करना है, ठीक है। अगर मैं जैसे ये बना रहा हूँ, इसमें मैंने कोई भी इनपुट आर्ग्यूमेंट नहीं दिया है, तो कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट किसको कॉल करेगा, इसको कॉल करेगा, जो कि आप देख रहे हो, है ना, कंस्ट्रक्टर 1 कॉल, है ना। इसके लिए 1 हुआ है, इसके लिए 1 हुआ है, S2 के लिए 1 हुआ है, S1 के लिए 1 हुआ है, और ये जो S3 है, जहाँ पे मैंने S3 डाला नहीं है, बट लाइक यही वाला है ना, जो थर्ड ऑब्जेक्ट यही क्रिएट हो रहा है, तो इसके लिए कौन सा हुआ है कि सेकेंड वाला आर्ग्यूमेंट कॉल हो, ठीक है। लेकिन हमारे पास दो दो कंस्ट्रक्टर है, एक है विदाउट पैरम, एक है विद पैरम, जिसमें कि दो पैरम जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा बनाता हूँ, स्टूडेंट S4, ठीक है। अब इस लाइन पे एरर दे देगा। एरर क्या दे देगा कि नो इंस्टेंस ऑफ कंस्ट्रक्टर दिस मैचेस आर्ग्यूमेंट लिस्ट। मतलब अब समझो, यहाँ पे विदाउट आर्ग्यूमेंट्स है, ठीक है, हम विदाउट आर्ग्यूमेंट्स वाला कंस्ट्रक्टर है हमारे पास, चल गया, ठीक है। यहाँ पे विद आर्ग्यूमेंट है पर दो है ना, नेम और एज दोनों है, मतलब दो आर्ग्यूमेंट हम पास कर रहे हैं, दो आर्ग्यूमेंट यहाँ पे गेट कर रहे हैं और इसको सेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी कंस्ट्रक्टर मिल गया। ये क्या कर रहा है, ये एक ही आर्ग्यूमेंट पास कर रहा है, एक आर्ग्यूमेंट पास करने वाले यहाँ पे हमारा कोई कंस्ट्रक्टर है नहीं, ठीक है। इसको यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि ये सेकंड आर्ग्यूमेंट भी एक्सेस करना, सेकंड आर्ग्यूमेंट भी गेट कर रहा है, ठीक है।
तो ये वाला उसके लिए कॉल नहीं होगा, तो इसलिए वो यहाँ पे एरर दे देगा, ठीक है, कि नो इंस्टेंट कंस्ट्रक्टर फॉर दिस मैच इज द लिस्ट, ठीक है। अब मान लो कि मैं, ठीक है, तो ये आपने एरर देख लिया। अब यहीं पे मैं अगर एक कंस्ट्रक्टर बना दूं जो कि सिर्फ ये ले रहा है और ये सिर्फ नेम सेट कर रहा है और ये जो है वो थर्ड वाले को कॉल कर रहा है, ठीक है। तो अगर अब हम देखेंगे तो कंस्ट्रक्टर 3 कॉल हो जाएगा उसके लिए, ठीक है। और यहाँ पे इसकी वैल्यू भी अगर आपको देखनी है तो S4 डॉट प्रिंट, ठीक है, आदर्श। और एज में क्या चलेगा, कोई भी गार्बेज वैल्यू चली गई ना, क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ नेम सेट किया, ठीक है। ठीक है, तो आपने कंस्ट्रक्टर देख लिया, मल्टीपल कर सकते हैं और उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए अलग अलग होने चाहिए। जब भी हम कोई कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे, जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो उससे जो भी हम आर्ग्यूमेंट्स में पास कर रहे हैं उससे मिलता जुलता कोई कंस्ट्रक्टर होना चाहिए, वरना वो एरर थ्रो कर देगा, ठीक है, कि नो इंस्टेंस फाउंड फॉर द कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब मान लो कि ये जो डिफ़ॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर है इसको मैं कमेंट कर दूँ, ठीक है, तो ये इन लाइन पे एरर थ्रो करेगा ना, इस पे और इस पे क्यों करेगा, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बन रहा है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, मैंने बोला, ठीक है। अब मैंने ये बोला था कि जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उससे मिलता जुलता जो भी आर्ग्यूमेंट पास होगा उसी के अकॉर्डिंग हमारा कंस्ट्रक्टर होना चाहिए जिसको वो कॉल करेगा, ठीक है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर एक बार कॉल होता ही है और सिर्फ एक ही बार कॉल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट वाला है, इसको हमने कमेंट कर दिया। अब आपके मन में शायद ये आ रहा होगा कि जो इसका इनबिल्ट वाला था वो भी तो बिना पैरम के साथ था, है ना, वो कॉल होना चाहिए, लेकिन नहीं। जब भी हम अपना डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जब भी हम अपना कंस्ट्रक्टर बना देंगे, है ना, जब भी हमने कंस्ट्रक्टर को रिडिफाइन कर दिया, तो जो इनबिल्ट वाला है वो गायब हो जाता है, वो एक्सेसिबल नहीं रहता है, ठीक है। तो इसलिए जो इसका इनबिल्ट वाला था वो चला गया। अब अगर मैं इन दोनों को हटा देता हूँ, इन दोनों को हटा दूंगा, तो एरर जो है वो पहले के दो ऑब्जेक्ट में नहीं आएगा, बाद के दो ऑब्जेक्ट्स में आएगा, ठीक है। देखो यहाँ से एरर चला गया, ठीक है, लेकिन जो नीचे जो पैरम वाले हैं उनमें आ गए, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब हमने अपना जो हमने डिफाइन किया था वो हमने हटा दिया, ठीक है। तो अब इनबिल्ट वाला जो है वो वापस एक्सेसिबल हो गया, ठीक है। तो ये था कंस्ट्रक्टर्स का। अब जैसे कंस्ट्रक्टर होते हैं जो कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करते टाइम एक बार कॉल होते हैं, ठीक है, वैसे ही हमारा एक डिस्ट्रक्टर होता है, ठीक है। वैसे हमारा एक डिस्ट्रक्टर होता है, ठीक है। डिस्ट्रक्टर की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ये भी जैसा कंस्ट्रक्टर होता है कि मतलब लाइक जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है उस टाइम पे कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। वैसे डिस्ट्रक्टर क्या होता है, जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है वो फंक्शन तो बन जाता है, बट वो कॉल कब होता है, जब भी हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो जो मतलब जिस फंक्शन ने उस ऑब्जेक्ट को कॉल किया होता है वो फंक्शन जब एग्जिट होता है, ठीक है। मतलब जब भी उस ऑब्जेक्ट को मेमोरी से हटाना होता है उस टाइम पे वो डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। तो at the time of डिलीशन बोल देता हूँ मैं, डिलीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, जब भी ऑब्जेक्ट डिलीट होगा उस टाइम पे ये कॉल होगा, ठीक है। इसको हम रिडिफाइन नहीं कर सकते, कैन नॉट रिडिफाइन, नहीं सॉरी रिडिफाइन कर सकते हैं, इसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होगा, आई एम सॉरी। सो वी कैन रिडिफाइन इट बट ओनली वन विद नो आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। रिडिफाइन कर सकते हैं सिर्फ एक ही बार, उसको कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होगा। इसका नेम कैसा होता है, इसका नेम होता है कुछ ऐसा जिसमें पहले होता है टिल्डा और फिर होता है ऑब्जेक्ट का नाम, सॉरी क्लास का नाम, ठीक है। ये इसका नेम होता है, ठीक है। अब एक बार डिस्ट्रक्टर को देखते हैं। तो मैंने बोला इसको रिडिफाइन हम कर सकते हैं ना, तो नाम उसका होता है, सॉरी टिल्डा और स्टूडेंट, ठीक है, नो आर्ग्यूमेंट्स। यहाँ पे सी आउट डिस्ट्रक्टर कॉल, ठीक है। जितने हमने ऑब्जेक्ट्स बनाए थे उनके लिए डिस्ट्रक्टर जो है वो कॉल हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो चलो दिस की बाद में बात करें, ठीक है। तो हमारे S1 S2 S3 S4 जो कॉल हुए, ठीक है। अब इसका एक बार देखते हैं कि कब कॉल हो रहा है। मैंने बोला था कि जब डिलीट होता है ये ऑब्जेक्ट उस टाइम कॉल होगा, ठीक है। तो डिस्ट्रक्टर कॉल 1, डिस्ट्रक्टर कॉल 2, डिस्ट्रक्टर कॉल 3, अरे पर हमने तो 4 बनाए थे, है ना।
हमने एक S1 बनाया था, S2 बनाया था, S3 बनाया था और S4 बनाया था ऑब्जेक्ट। तो कंस्ट्रक्टर तो 4 बार कॉल हुआ है, वन का कंस्ट्रक्टर 2 बार हुआ है, एक बार सेकंड वाला हुआ है, एक बार थर्ड बार हुआ है, थर्ड वाला हुआ है ना, बट डिस्ट्रक्टर जो है वो 3 बार ही कॉल हुआ है। एक बार देखते हैं इसमें क्या हुआ, ठीक है। तो ठीक है, अब होता क्या है, जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और वो जब मेमोरी से हटता है, यानी कि मतलब जब भी वो मेमोरी से हटेगा, जब भी वो डिलीट होगा, उस टाइम पे वो डिस्ट्रक्टर जो है वो कॉल होगा, ठीक है। जब हम स्टैटिकली कोई भी ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं तो होता क्या है कि मेमोरी में एक स्पेस एलोकेट हो जाती है, ठीक है। मेमोरी में एक स्पेस एलोकेट हो जाती है और वो S2 पे चली जाती है, ठीक है। लेकिन जब हम डायनेमिकली कोई करते हैं, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, इसमें क्या होता है कि मेमोरी में एक S1 होता है, ठीक है। एक S1 बनेगा, ठीक है, जो कि कहाँ पॉइंट करेगा, हीप पे पॉइंट करेगा और वहाँ पे एक्चुअल S1 प्रेजेंट होगा, ठीक है। मेमोरी पॉइंटर S1 ऑब्जेक्ट जो है वो हीप में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो जब भी ये फंक्शन एग्जिट हुआ है ना, जब भी रिटर्न 0, जब ये फंक्शन एग्जिट हुआ, तो जो ये मेमोरी वाला है वो डिलीट हो गया अपने आप, ठीक है। ये S3 था, S3 भी हमने स्टैटिकली किया था, वो भी डिलीट हो गया। S4 स्टैटिकली किया था, वो भी डिलीट हो गया, ठीक है। लेकिन जो S1 था वो हमने डायनेमिकली क्रिएट किया था, ठीक है? तो इससे हुआ क्या है, इससे हुआ ये कि जो S1 का पॉइंटर था, जो कि मेमोरी में स्टैक में प्रेजेंट था, वो तो डिलीट हो गया, लेकिन हीप वाली मेमोरी क्लियर नहीं हुई, ठीक है। तो इस हीप वाली मेमोरी को हमें, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस हीप वाली मेमोरी को हम क्लियर करें बिफोर, जब भी हम एग्जिट करेंगे फंक्शन से, ठीक है। तो जब भी हम डायनेमिकली एलोकेट करते हैं कोई मेमोरी, उसको हम फ्री कैसे करते हैं, उसको हम डिलीट, और जो भी उसका रेफरेंस, जो भी उसका पॉइंटर होता है, इसका पॉइंटर क्या है, S1, ठीक है। तो जब भी हमने क्या किया कि हमने S1 पॉइंटर रखा और डिलीट लिखा है ना, तो S1 के पॉइंटर पे हीप में जो भी मेमोरी एलोकेट होगी, जो भी ऑब्जेक्ट बना होगा वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। ये हमने बिफोर रिटर्न स्टेटमेंट किया। तो अब क्या होना चाहिए, अब आइडली 4 कंस्ट्रक्टर अब कॉल होने चाहिए, क्योंकि अब S4 की जो मेमोरी है वो भी ठीक है। तो अब आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे 4 डिस्ट्रक्टर कॉल हुए। एक S1 का, S1 जो कि हीप में पड़ा था, डायनेमिकली एलोकेट किया था, वो भी डिस्ट्रक्ट हो गया, ठीक है। उसकी मेमोरी फ्री हो गई, मतलब हीप वाली। और बाकी S3, S4 और S2 जो थे वो तो हमने स्टैटिकली किए थे, तो वो तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो ही गए अपने आप, ठीक है। क्योंकि जब भी मतलब होता है कि जब भी फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूशन उसका एंड होता है, तो वो स्टैक से लाइक रिमूव होता है ना, तो उससे वो जो जितने भी वेरिएबल्स उसने डिफाइन किए होते हैं मेमोरी में, वो सारे डिलीट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। बट हीप की मेमोरी अपने आप नहीं होती, तो हीप की मेमोरी को हमें अलग से ही डिलीट करना पड़ता है, ठीक है गाइज। तो दिस वाज इट। हमने देखा प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर्स और हम उसको क्यों यूज़ करते हैं प्रॉपर्टीज़ के लिए, ठीक है। या कोई हमें कोई ऐसा फंक्शन होगा जिसको हमने प्राइवेट, वैसे फंक्शन तो प्राइवेट जनरली नहीं बनता है, क्योंकि फंक्शन प्राइवेट तब बन सकता है जब हम कोई ऐसा फंक्शन बनाए जो कि इंटरनली कोई दूसरा फंक्शन कॉल कर रहा हो, ठीक है। और हम नहीं चाहते कि वो बाहर वाला कोई यूज़र जो है वो फंक्शन कॉल करे। जनरली प्रॉपर्टीज़ बनते हैं प्राइवेट, जिसको हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं करना चाहते। फिर हमने देखा कि वो जो प्राइवेट बनते हैं उसको हम गेट और सेट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। गेटर्स और सेटर्स देखा। एक देखा कि जब हम इनिशियलाइज करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट, उस टाइम पे अगर मुझे जो प्रॉपर्टीज़ है उनको डिफाइन, उनको सॉरी उनको इनिशियलाइज करना होता है, तो हम कंस्ट्रक्टर्स का यूज़ करते हैं, अपने डिफाइंड कंस्ट्रक्टर का। जब भी हम कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर देते हैं तो जो इनबिल्ट वाला होता है वो आपका गायब हो जाता है, आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनता है और उस टाइम पे जो हम आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं, वैसा सेम ही कंस्ट्रक्टर एक प्रेजेंट होना चाहिए, वरना वो एरर थ्रो कर देगा। उसके बाद हमने डिस्ट्रक्टर्स देखा, डिस्ट्रक्टर क्या होते हैं और कहाँ पे वो कॉल होते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉपी कंस्ट्रक्टर देखेंगे और कॉपी असाइनमेंट ऑपरेटर्स देखेंगे, ठीक है। ये दोनों छोटे टॉपिक होंगे, इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो या थैंक यू।